गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके कुछ कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से जारी किए होंगे और अच्छे से मन लगा के आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे। तो बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। बस थोड़ा समय आपका समय लूँगा, मात्र 30 सेकंड का, और बस और सभी लोग आके जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है। नए अभ्यर्थी जो आकर के जुड़ रहे हैं हमारे इस परिवार सक्सेस पॉइंट इंडिया से, उन सभी का स्वागत है तहे दिल से। और ये सभी क्लासें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बताना क्या है वो तो है ही महत्वपूर्ण, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं आज की देखिए इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था? पेशवा, मजूमदार, सुमंत, कोतवाल। शिवाजी महाराज का आपने जो है ना क्या बोलते हैं कि मतलब एक नगरीय मतलब लोक प्रशासन देखा होगा आपने, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए, तो आपने शिवाजी महाराज का एक लोक प्रशासन देखा होगा और उनकी जो मंत्री परिषद थी, तो जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी महाराज ने क्या किया कि अपनी मंत्री परिषद जो उनकी थी, शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद अष्टप्रधान कहलाती थी, ठीक है। क्या कहलाती थी? अष्टप्रधान कहलाती थी। तो शिवाजी महाराज ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पे अपनी मंत्रिपरिषद यानी अष्टप्रधान के नियमों एवं कर्तव्यों की योजना हासिल की, मतलब कि घोषित कर दी एक तरीके से। इस मंत्रिपरिषद में प्रमुख रूप से देखा जाए, अष्टप्रधान में प्रमुख रूप से 8 लोग रहा करते थे इसमें, है ना। कौन कौन से 8 लोग थे वो? तो सबसे पहले नंबर पे होता था आपका पेशवा, दूसरे नंबर पे आता था आपका मजूमदार को ही हम अमात्य के नाम से जानते थे। तीसरे नंबर पे आता था प्यारे अभ्यर्थियों आपका वाक्यानवीस, ठीक है। फिर आता था आपका सुमंत, फिर आपका स्वर्णवीस, इसी को कहते थे, ठीक है, चिटनेस के नाम से जानते थे। फिर आते थे आपके पंडित राव, फिर आते थे आपके सरे नौबत आपका सेनापति होता था। पंडित राव आपके धार्मिक प्रमुख रूप से जो धार्मिक मंत्री होते थे। न्यायाधीश जो मतलब कि न्याय का प्रावधान करता था। तो ये 8 लोग थे शिवाजी के अष्टप्रधान में, ठीक है। इनमें से कौन नहीं था? तो कोतवाल नहीं था प्यारे अभ्यर्थियों। आपने देखा होगा, डी ऑप्शन में नजर डालिए एक बार। तो डी ऑप्शन क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? आपका कोतवाल। तो कोतवाल इनके अष्टप्रधान से अलग था। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और इनमें से कोई नहीं प्यारे अभ्यर्थियों। और मुझे लग रहा है कि जहां तक ना आप सभी लोगों का जो सही उत्तर है ना वो डी नॉट की तरफ जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आर्थिक न्याय जो प्रदान करता है वो तो प्रस्तावना पढ़ाया था मास्टर साहब ने। लेकिन पता है जो सही उत्तर की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप ये सुनो कि संविधान में भारतीयों को ना आर्थिक न्याय प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। लेकिन प्यारे अभ्यर्थियों साथ ही साथ राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के तहत भी आर्थिक न्याय प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को। क्लियर है? तो क्या कह सकते हैं हम? सी ऑप्शन, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों संविधान में भारतीयों को आर्थिक न्याय मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व के जो तहत भी प्रदान किया गया, ठीक है। अब कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता कि नीति निर्देशक तत्व भी हो और प्रस्तावना हो। बस या तो नीति निर्देशक तत्व होगा या केवल प्रस्तावना भी होगा, ठीक है। तो उनमें से एक सही है। नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना दोनों ने भारतीय नागरिकों को जो है तो आर्थिक न्याय का प्रावधान किया प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है। ये मिलेंगे आपको संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में उल्लिखित हैं और इनको आयरलैंड से स्वीकार किया गया, आप सभी को पता होगा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर? अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन की बात करता है? CGL 2019 कह रहा है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 1। तो हमने पढ़ा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1, यानी कि भारत एक संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद में क्या कहा गया? एक नए राज्य की क्या है? एक नया राज्य अगर विलय होना चाहता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने कहा कि एक नए राज्य के गठन की बात करते हैं, तो ये आता है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। और अनुच्छेद 3 इन पर राष्ट्रपति का कोई मतलब क्या है? राष्ट्रपति से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो कहलाए आपका अनुच्छेद 4, ठीक है। तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कहने का मतलब है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमा परिवर्तन कर सकेगी, नाम परिवर्तन कर सकेगी, किसी नए राज्य का गठन भी कर सकेगी। देखिए नए राज्य के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद अगर बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 उन राज्यों के गठन की बात करती है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है।
उनके गठन से संबंधित अगर मामला है तो वो अनुच्छेद 2 से है, ठीक है। वो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आकर के भारत में जुड़ना चाहते हैं, एक नया राज्य बनना चाहते हैं, यानी विलय करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बात करें सिक्किम आया, सिक्किम को मतलब कि 22वें राज्य के रूप में घोषणा की गई इसकी। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ? असम, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्बेंस है। एक मिनट, चलिए थोड़ा सा इरेशन है, हाँ ठीक। जॉब ब्राइटनेस कम हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इश्यू है आपके सामने। क्लियर है? एक बार बताएंगे क्लियर है बोर्ड? चलिए, तो हम कह रहे थे कि कौन सा मतलब कि राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? असम, बंगाल, त्रिपुरा या फिर मिजोरम प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपके सामने त्रिपुरा होगा। क्या होगा? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा की अवस्थिति की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो त्रिपुरा आपका उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके कुल सीमा क्षेत्र के भूभाग की बात करेंगे तो इसके कुल सीमा क्षेत्र का 84% जो हिस्सा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में से अगर बात करें तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आपका पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? G20, संयुक्त राष्ट्र, नेटो, संघाई कोऑपरेशन। नेटो का हिस्सा नहीं है भारत अपना, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेटो का हिस्सा नहीं है। नेटो की बात करें प्यारे अभ्यर्थी तो नेटो को उत्तरी अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। बात करें तो ये 28 यूरोपीय देशों और साथ साथ 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है, यानी कि सैन्य गठबंधन है उनका, हम कह सकते हैं एक तरीके से। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों आपकी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय प्यारे अभ्यर्थियों इसका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पत्तियों में कौन सा एक द्रव्य होता है जो हरे रंग का होता है, जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर है आपका पत्तियों में क्या पाया जाता है? सिंपल सी बात है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं विज्ञान में हम लोग, क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है ना, तो एक हरे रंग का एक द्रव्य हुआ करता है प्यारे अभ्यर्थियों, जो पौधों, शैवालों और कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरियाओं में भी पाया जाता है। और बैक्टीरिया में जो पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में पाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। यह जो है तो एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नीले और लाल भागों में प्रकाश को सबसे कुशलता से अवशोषित कर लेता है प्यारे अभ्यर्थियों। यही कारण है कि कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि लाल रंग के अंतर्गत अगर पत्ती को देखेंगे तो कौन से रंग की दिखाई देगी? तो काले रंग को दिखाई देगी, क्योंकि ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नीले और जो लाल भाग होते हैं इनमें प्रकाश का सबसे कुशलता से अवशोषित कर लेता है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो जब भी प्यारे अभ्यर्थियों पंडित जसराज का नाम आएगा तो हमेशा याद रखिएगा मेवाती घराने से संबंधित है, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो पंडित जसराज है वो आपके मेवाती घराने से संबंधित है प्यारे अभ्यर्थियों। मेवाती घराने की बात करेंगे तो भारत के जो महान कलाकार थे तो पंडित जसराज वो यहीं से थे। बात करें तो देखिए शास्त्रीय गायक थे आपके पंडित जसराज। उन्होंने भारतीय भक्ति संगीत और हवेली संगीत को शास्त्रीय वातावरण में मिश्रित किया हुआ था। यही कारण था कि पंडित जसराज की जो ख्याति थी तो वो बड़े दूर दूर तक फैली हुई थी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से जो भारतीय, यानी कि कह सकते हैं कि जो मतलब कि भारतीय संगीत शैली थी और जो हवेली एक संगीत हुआ करता था, संगीत की अलग अलग मतलब विशेषताएं, हवेली संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, इन दोनों का इन्होंने कंबाइंड मिक्सचर कर दिया था। ठीक है, फिर उन्होंने गाना शुरू किया था। ठीक है, तो एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं आपके पंडित जसराज, जो किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आ जाए। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि निम्न में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? सीमा सुरक्षा बल, सिख लाइट इन्फेंट्री, भारतीय वायुसेना या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स प्यारे अभ्यर्थी? और बात करें तो सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स,
एनएसजी कमांडोज का नाम सुना होगा आपने प्यारे अभ्यर्थियों। तो एनएसजी जो है तो यानी कि एनएसजी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो ये एक आतंकवाद निरोधी एक इकाई है प्यारे अभ्यर्थियों, यानी कि आतंकवाद का विरोध करने के लिए इसका मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1986 के एक विशेष अधिनियम के तहत। इसका अस्तित्व जो है ये 1986 में सामने निकल कर के आया प्यारे अभ्यर्थियों। चूँकि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये, तो प्यारे अभ्यर्थियों साथ ही साथ बात करें तो एनएसजी जो कर्मी है, एनएसजी जो कमांडोज हैं, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए। और इसी एनएसजी का ही नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? यूपीपीएससी 2017 ने पूछा था कि 2011 की जो सेंसस है यानी जनगणना है उसमें उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या, लिंगानुपात पूछ रहा है, वही पुरुष महिला अनुपात वही है। तो 898, 1000, 836, 1000, 1000 में 912, 1000 में 950, 1000 में 836, 1000 में 898, क्या सही हो सकता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो उत्तर प्रदेश की कुल लिंगानुपात था 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं। अगर उत्तर प्रदेश के अगर जनपदों की बात कर दी जाए प्यारे अभ्यर्थियों, ठीक है, अगर जनपदों की बात कर दी जाए तो जनपदों में फिर आपका जौनपुर सबसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, बात करें प्यारे अभ्यर्थियों 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों में 912 मतलब महिलाएं देखी गई। 2001 की जनगणना अगर उठा करके हम देखते हैं प्यारे अभ्यर्थियों तो 1000 में 898 महिलाएं हुआ करती थी। बाद में रेशियो बढ़ा और 2011 की जनगणना के अनुसार 912 पहुंचे प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें उत्तर प्रदेश में अधिकतम यानी सर्वाधिक लिंगानुपात जिले की बात करें तो जौनपुर है, जहाँ पे 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं यानी 24 महिलाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको। ठीक है, आजमगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ का जो लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों में 1019 महिलाएं हैं। बात करें देवरिया की, तो देवरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे जो लिंगानुपात है तो 1000 पुरुषों में 1017 महिलाएं हैं। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो 1000 पुरुषों में 998 महिलाएं हैं। और सुल्तानपुर की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो 1000 पुरुषों में 983 महिलाएं मिलेंगी आपको। ये 5 प्रमुख जो है तो शीर्ष लिंगानुपात वाले उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों के नाम बताए मैंने आपको। अगले प्रश्न पर आ जाए और अगले प्रश्न में पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारंभ की है प्यारे अभ्यर्थियों? बिहार, ओडिशा, गुजरात या फिर राजस्थान? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों राजस्थान। तो राजस्थान की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है? माननीय भजन लाल शर्मा जी। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा जी ने क्या किया है कि टोंक की कृषि उपज मंडी में किसान सम्मान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का एक शुभारंभ किया है। इस शुभारंभ के तहत उन्होंने क्या किया है कि 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। बात करें प्यारे अभ्यर्थी तो जो पात्र किसान है तो इन पात्र किसानों को सालाना 2000 रुपये मिला करेंगे और उन्हीं को साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो चलती है आप सभी को पता होगा, इसमें 6000 रुपये सालाना मिला करेंगे। ठीक है, तो 2000 मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना और 6000 यानी 8000 रुपये प्रत्येक किसान को, राजस्थान के प्रत्येक किसान को मिला करेंगे। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पर आ जाए प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष विश्व कप जीता? भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड? और सही उत्तर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों भारत। आपको पता होगा प्यारे अभ्यर्थियों अभी हाल ही में 29 जून को दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 पर कब्जा किया है प्यारे अभ्यर्थियों। पूरे देश में एक हर्षोल्लास का माहौल था प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। तो बात करें अगर कि किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 9वां आईसीसी पुरुष विश्व कप जीता है तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका भारत। यहाँ पे बात करें तो देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा करके यह सीरीज अपने नाम की। बताते चलें प्यारे अभ्यर्थियों की 2007 की जीत के बाद भारत की दूसरी T20 विश्व कप में जीत है। और इसी जीत के साथ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो रोहित शर्मा और टॉप प्लेयर विराट कोहली ने अपने संन्यास की घोषणा की। और इन्हीं के संन्यास की घोषणा के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर, जाने माने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्विज का कार्यक्रम। अब बात करें अगर आज के प्रश्न कार्यक्रम की, तो देखिए आज के प्रश्न कार्यक्रम में मैंने आपसे कल की क्लास में पूछा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम ये मतलब किस वर्ष अधिनियमित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों? और इसका सही उत्तर होगा 2005। और बात करें सबसे सही और फास्ट रैपिड आंसर देने में तो सबसे पहले नंबर पे नाम है आपके रेशमा का, इसके बाद ओम मिश्रा, बालवेंद्र सिंह और कोमल देवी और प्रिंस गुप्ता। अभी तक के रिकॉर्डिंग के अनुसार ये आपकी जो मतलब आंसर है वो इतने लोगों ने सही दिए। आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का सवाल है आपके सामने कि मणिपुरी जो है, मणिपुर का एक आध्यात्मिक नृत्य माना गया है।
बात सुनिएगा पूरी ध्यान से। प्रश्न है ये कि मणिपुरी जो नृत्य है ये मणिपुर का एक आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस देवी देवता को शामिल किया गया है? इसमें किस देवी देवता को शामिल किया गया है? ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर है भगवान नटराज, दूसरे नंबर पे कहा गया है देवी लक्ष्मी, या फिर राधा कृष्ण, या फिर सूर्य भगवान यानी सूर्यदेव। ठीक है, कौन सा उत्तर आपका प्यारे अभ्यर्थियों सही होता है कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में बिल्कुल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।